प्यारे बच्चों, आपका दिन मंगलमय हो। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। करेंगे आलो अंधारी पाठ का अगला और लास्ट पार्ट। इसमें सभी देखें ध्यान से। यहाँ से पढ़ेंगे उनकी चिट्ठियाँ। ये चिट्ठियाँ किसकी हैं? शर्मिला दी की। शर्मिला दी की चिट्ठियाँ आती हैं उनके पास। उनकी चिट्ठियाँ पढ़कर बार बार इच्छा होती कि उनके साथ बातें करूं, हंसूं, खेलूं, यह करूं, वह करूं। उनसे पूछूं, शर्मिला दी, हम एक दूसरे से कब मिल सकेंगे? कभी मिल भी सकेंगे या नहीं? मिलने पर मैं तुम्हें धन्यवाद कैसे दूंगी? एक दिन घर में एक अलमारी की चीजें पहुंचते समय मैंने वहां एक फोटो एल्बम देखा। मैं उसे खोलकर तस्वीरें देखने लगी। उसमें अर्जुनदा के बंधुओं की तस्वीरें थी। एक तस्वीर में जेठू थे, उनकी एक तरफ शर्मिला दी और दूसरी तरफ अर्जुनदा। एक और तस्वीर में जेठू के पास शर्मिला दी और सुखदीप दा बैठे थे। जेठू और शर्मिला दी को तब तक केवल उन्हें तस्वीरों में देखा था, मिली कभी नहीं। कहने का आशय है कि जो बेबी थी उन्होंने शर्मिला को तस्वीरों के माध्यम से ही देखा था। उन्हें अपनी आंखों से देखने की बहुत इच्छा होती। शर्मिला दी जब मुझे चिट्ठी भेजती तो साथ में मेरे जवाब देने के लिए तरह तरह की सुंदर आकृतियों में सादे कागज काट कर भी रख देती। शर्मिला दी लेखिका थी। उनकी एक किताब छप चुकी थी और पत्रिकाओं में उनकी कहानियां छपती रहती थी। वह मुझे प्यार करती थी और मेरे बच्चों के हालचाल पूछती थी। कभी कभी मैं सोचती कि कहाँ उन जैसी पढ़ी लिखी लड़की और कहाँ मैं। चिट्ठियों में हम जो बातें करते हैं वह शायद मिलने पर न हो। फिर सोचती कि मिलने पर शायद हम दोनों और भी अधिक बातें करें। मेरा उत्साह बढ़ाने वालों में जेठू के एक बंगाली बंधु आनंद भी थे। जेठू के घर पर मेरी किताब का पहला खंड पढ़कर उन्होंने मुझे लिखा, आपकी रचना मुझे अच्छी लगी। स्वयं के जीवन की विभिन्न स्मरणीय घटनाओं, याद करने योग्य घटनाओं को सहज भाव से लेखन के माध्यम से सामने रखना बहुतों के निकट शायद संभव नहीं। अपनी इस सुंदर कोशिश को कभी बंद न करें। अभ्यास और कोशिश से संभव है कि आप हमें कभी कुछ असाधारण देश के नारी अत्याचार, असुविधा, दुर्दशा और उनके आर्थिक कष्ट के बारे में भी आप सोचें और लिखने की चेष्टा करें। मेरी शुभकामना आपके साथ है। इस चिट्ठी के साथ आनंद बाबू ने मुझे अपना एक लेख भी भेजा था। उस लेख को पढ़कर मुझे अच्छा लगा था। वह पूरा का पूरा मेरी समझ में आ गया हो ऐसी बात नहीं थी। मेरे कहने पर तातुस ने वह मुझे समझाया था, फिर भी कुछ दिमाग में घुसा और कुछ नहीं घुसा। इतने सारे लोगों के उत्साहित करने साहस दिलाने के बाद भी मैं सोचती रहती कि कभी कुछ ठीक से लिख भी पाऊंगी या नहीं। इसी बीच एक दिन मेरे बाबा सवेरे सवेरे आ पहुंचे। मैं उस समय किचन में थी। खिड़की से मैंने एक व्यक्ति को साइकिल से उतरते देखा। मैं ठीक से पहचान नहीं पाई। उसने घंटी बजाई तो काफी देर बाद मैं बाहर निकली। मुझे देखकर बाबा ने पूछा, कैसी है बेटा? मैं बोली, बाबू आपके शरीर का यह हाल कैसे हो गया? बाबा बोले, कहाँ, कुछ भी तो नहीं हुआ। बच्चे कैसे हैं? मैंने कहा, ठीक हैं, सब ठीक हैं, स्कूल गए हैं। मैं तातुस के पास दौड़ी गई और बताया कि मेरे बाबा आए हैं। तातुस बोले, उन्हें घर में बिठाओ, अपने बाबा के लिए कुछ खाना वाना तैयार करो। बाबा को मैं अपने कमरे में ले गई और पूछा, चाय बनाऊं? वह बोले, नहीं, रहने दो, इतनी गर्मी में चाय। मैंने जल्दी से एक गिलास शरबत बनाकर उन्हें दिया। गिलास हाथ में लिए वह बोले, तू भी थोड़ा ले बेटा। मैंने कहा, नहीं बाबू, मैंने अभी अभी चाय पी है। माँ कैसी है? वह बोले, ठीक है, तुम्हारी बहुत याद करती रहती है। मैंने सोचा, करेगी क्यों नहीं, 2 वर्ष जो हुए जा रहे हैं और
अभी तक दूरी के कारण मिलना जुलना नहीं हो सका। अभी तो एक दिन के लिए वहां चली जाऊं तो शायद वही झगड़े फिर शुरू हो जाएं। मैं अब और वही सब भोगने को तैयार नहीं। यहाँ आकर इतना तो मैं समझ गई हूँ कि आदमी हो या औरत, सभी अपने पेट की चिंता स्वयं करते हैं और एक ही जैसा खटते कमाते हैं। यही समझ पहले आ गई होती तो उसी हिसाब से मैं अपनी व्यवस्था कर लेती और तब शायद मुझे उतना कष्ट नहीं भोगना पड़ता। बाबा के साथ इधर उधर की काफी बातें करते करते मैंने पूछा, कोलकाता की क्या खबर है? मेरा भाई कैसा है? माँ कैसी है? बाबा बोले, माँ, तेरी माँ, तूने कुछ सुना नहीं लगता है, क्यों? बाबा मेरे मुंह की ओर थोड़ी देर देखते रहे। वह शायद सोच रहे थे कि बताने से कहीं यह रोने धोने न लग पड़े। इसे सच सच बताना ठीक होगा या नहीं? शायद बता ही देना चाहिए, क्योंकि यह तो अभी भी यही सोच रही है कि इसकी माँ जीवित है। ऐसे में न बताना तो भूल होगी। बाबा शायद यही सब सोच रहे थे। उन्हें चुप देख मैंने बाबू कहकर उन्हें बुलाया तो वह चौंक गए। मैंने देखा उनकी आंखें भर आई हैं। तब मुझे लगा कि मेरी माँ शायद नहीं रही। मेरे मुंह से निकल पड़ा, क्या हुआ बाबू? माँ की तबीयत तो ठीक है। बाबा रुद्ध गले से बोले, रुद्ध होता है रुके हुए गले से बोले, तेरी माँ तो वह 6-7 मास हुए दुनिया छोड़कर चली गई। तेरी माँ नहीं है। क्यों? तेरा दादा तो वहाँ गया था, उसने तुम्हें नहीं बताया? मैं बोली, नहीं तो मुझे किसी ने नहीं बताया। मैं थोड़ी देर बाबा के सामने सिसक कर रोती रही और मैं कर भी क्या सकती थी। एक बार सुना था कि अस्पताल में भर्ती है। मुझे लगता है तभी उसकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद उसकी कोई खबर नहीं मिली। सभी को सारी जानकारी रहती है, लेकिन मुझे कोई कुछ नहीं बताता। मेरे दादा बाउदी भाई कोई बहुत दूर तो रहते नहीं थे। रिक्शे में 10 रुपये भाड़ा लगता। फिर भी कोई एक बार भी मुझे बताने नहीं आया। बीच में मैं कई बार वहाँ गई भी, लेकिन तब भी किसी ने कुछ नहीं कहा। मैं हर समय सोचती रहती थी कि जैसे भी हो एक बार माँ के पास जरूर जाऊंगी। इतने दिन यही सोचती आ रही थी और अब सुनने को मिला कि मेरी माँ हम लोगों को छोड़ चली गई। मुझे पता चला था कि माँ जब अस्पताल में भर्ती थी तब मेरे छोटे भाई ने बाबा के पास जाकर उनसे कहा था कि वह उन्हें माँ से मिलाने ले जाएगा। बाबा नहीं गए। वह क्यों जाते? उन्हें जाने की दरकार ही क्या थी? उन्हें किस चीज का अभाव था? बाबा का जाना उचित होता। मुझे लगता है वह जानते थे कि माँ नहीं बचेगी, फिर भी नहीं गए। मेरे भाई को वैसे ही घूम फिर कर लौट आना पड़ा। मेरे ख्याल से बाबा ने भूल की अंतिम भेंट की तरह एक बार माँ को देख आ सकते थे, लेकिन नहीं गए। माँ का क्रियाक्रम मेरे भाई को अकेले ही करना पड़ा। दादा लोगों को भी काफी बाद में पता चला और मुझे तो अभी। बाबा ने पूछा, तेरा बड़ा लड़का कहाँ रहता है? मैंने बताया कि यहीं पास में है। तो वह बोले, चलो थोड़ा देखाऊं। मैं बाबा को लेकर वहां गई। बेल बजाते ही मेरा लड़का बाहर निकल आया और अरे दादू कहकर उन्हें प्रणाम किया और बोला, दादू मेरा बाबू कैसा है? बाबा बोले, तुम्हारा बाबू ठीक है। मैंने साथ चलने को कहा था पर वह नहीं आया। भाई, मेरे लड़के को देखकर बाबा की आंखें भर आई थी। वह उससे बोले, तुम लोग और भी बड़े हो भाई, पहले कैसे परिवेश में थे तुम लोग? अब तुम सबको देखकर बहुत खुशी हुई। मुझसे बाबा ने कहा, तुझे अब कष्ट नहीं होगा बेटा। मेरा लड़का बड़ा हो रहा है।
देखना एक दिन यही तुझे सुख देगा बेटा। अभी थोड़ा कष्ट उठा ले, बाद में इसके साथ सुख शांति से रहेगी। मेरे लड़के से बाबा बोले, दादू भाई ठीक से रहना, और इतना कहकर मेरे साथ लौट आए। बाबा हमारे यहाँ से चलने लगे तो तातुस ने उनसे कहा, आप बेबी की तरफ से निश्चिंत होकर जाएं। बाबा बोले, जब आप जैसे लोगों के पास है तो चिंता ही कोई बात नहीं। चिंता करता, लेकिन अब नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने देख लिया कि मेरी लड़की यहाँ खूब अच्छी तरह है। बाबा चले गए। उन्हें कहीं से पता चल गया था कि मैं कुछ लिख विख रही हूँ। सुनकर वह बहुत खुश हुए थे। जहाँ पहले वह मेरी कोई खोज खबर नहीं लेते थे, वहाँ अब वह जब तक फोन कर मेरा हाल चाल पूछने लगे। वह बार बार यह भी जानना चाहते थे कि मेरा लिखना कहाँ तक आगे बढ़ा, खत्म हुआ कि नहीं। वह मुझे अपने यहाँ आने को भी कहते और साथ में यह भी कि यदि मैं रुकना न चाहूँ तो लौट आ सकती हूँ। मेरी जाने की इच्छा नहीं होती। बाबा के जाने के बाद कई दिन मेरा मन बहुत खराब रहा। मैं पछताती कि मेरी माँ मर गई और मैं आँखों से उसे देख तक नहीं पाई। मुझे बाबा के गिरते स्वास्थ्य की भी चिंता लगी रहती। इसी बीच जेठू और शर्मिला दी की कई चिट्ठियां भी आ पहुंची थी और उनके जवाब देने की चिंता अलग से लगी रहती। चिट्ठियों के जवाब देने से दोनों खुश होंगे और मेरा मन भी बहल जाएगा। यह सोचकर एक दिन सारी चिट्ठियां लेकर मैं बैठ गई। जवाब देने से पहले उन चिट्ठियों को एक बार फिर पढ़ लेना जरूरी समझकर मैंने पहले जेठू की चिट्ठियां उठाई और फिर किसी कहानी की तरह उन्हें पढ़ने लगी। तातुस ने तुम्हें शब्दकोश की मदद लेने को ठीक ही कहा है। मेरी भी यही राय है। चिट्ठी लिखने में भूलें तो होंगी ही, लेकिन क्या इसी से तुम चिट्ठी लिखना बंद कर दोगी? बार बार जिज्ञासा करना कोई बुरी बात नहीं। जिज्ञासा होने से ही हम लिख पाते हैं। तुम्हारी कहानी क्या इधर सोई पड़ी है? तुम्हारे तातुस की तरह नव वर्ष में खूब लिखो और मल्लेश्वरी की तरह मोटी सोटी हो जाओ, यही मेरी कामना है। तुम्हारा लेखन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे लगता है कि दूसरों को भी अच्छा लगेगा। मैं अपने बंधु आनंद के कहने पर उनका यह लेख तुम्हें भेज रहा हूँ। तुम्हारे लेखन को लेकर तुम्हारे तातुस और तुम्हारे जेठू दोनों के ही सोचने विचारने का कोई अंत नहीं। सबसे अधिक खुशी की बात यह है कि पहले की तरह अब तुम्हें लिखने में कष्ट नहीं हो रहा है। आशापूर्णा देवी की कोई नई किताब पढ़ी क्या? तुम्हारी लिखावट पहले मुझे काफी कष्ट देती थी, अब कष्ट देने की बात तो दूर, तुम्हारी लिखावट देखकर बहुत खुशी होती है। पढ़ते हुए एक बार भी तुम्हें डांटने की इच्छा नहीं होती, बल्कि बार बार शाबाश बहुत अच्छा कहने की इच्छा होती है। भूलों की चिंता करने लगो तो एक लाइन भी लिखी नहीं जा सकती, इसलिए उनकी चिंता के बिना लिखना होगा। बाद में अपना लिखा स्वयं ही सुधार लेना होगा। इसके बाद जिन लोगों का काम ही है लिखना पढ़ना, उनसे इसे कुछ और सुधरवाने की बारी आएगी। लिखने बैठने से ही लिखा जा सकता है, यह अभिज्ञता तुम्हें निश्चित ही हो गई है। तुम्हारे तातुस ने तुमसे ठीक ही कहा है कि भूल होती है तो हो, फिर भी लिखो। जेठू की जितनी चिट्ठियां आती उतनी मेरी इच्छा होती कि लिखूं और भी लिखूं। शर्मिला दी मुझे हिंदी में चिट्ठी लिखती थी। उनकी चिट्ठियां सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगता। उनकी चिट्ठियां कुछ और ही तरह की होती।
मैं सोचती कि उनके यहाँ भी तो घर के काम के लिए कोई लड़की रखी होगी, क्या उसके साथ भी वैसा ही वैसा ही व्यवहार करती होगी जैसा मेरे साथ। मुझे तो वह किसी के घर काम करने वाली लड़की की तरह नहीं दिखती, और चिट्ठियां भी ठीक उसी तरह लिखती है जैसे अपनी किसी बांधवी को। तातुस उनकी चिट्ठियां पढ़कर सुनाते तो अपनी टूटी फूटी बांग्ला में मैं उन्हें लिख लेती। कभी जब मेरा मन खराब होता तो उनकी यह चिट्ठियां मुझे आह्लादित कर देती। आह्लादित होता है खुश करना, प्रसन्न करना। बेबी, एक बार सोच कर देखो कि अपने बाबा को तुम जैसी समझती हो वैसे वह क्यों है, इसका कारण क्या है। थोड़ा उनकी तरफ से भी सोचो जिन्हें तुम माफ भले ही न कर सको। बेबी, जो हमें अच्छे नहीं लगते उन्हें भी माफ किया जा सकता है, और शायद वैसा करना भी भला है। यदि तुम यहाँ आओ तो हम दोनों खूब सजेंगे और फिर खूब नाचेंगे। तुम्हें सजना अच्छा लगता है कि नहीं? मुझे तो कभी कभी अच्छा लगता है। तुम मेरे लिए सजना और मैं तुम्हारे लिए सजूंगी। हम दोनों जब एक दूसरे से मिलेंगे तो जी भरकर हंसेंगे। यदि हंसने की कोई बात न होगी तब भी हंसेंगे। बेबी, तुम उस समय क्या अवाक नहीं रह जाती जब कोई तुम्हारा लिखा कुछ पढ़कर कहता है कि बहुत अच्छा लिखा है, और तुम क्या कभी यह सोचती हो कि इतनी कठिनाई, इतने कष्ट में बीता तुम्हारा जीवन लिखना शुरू करने के बाद से इतना सुंदर कैसे हो गया। मुझे यह बात बड़ी मजेदार लगती कि शर्मिला दी ने मेरे सजने धजने के बारे में पूछा, क्योंकि सजना धजना मुझे कभी अच्छा नहीं लगा। मैंने कितनी ही लड़कियों बहुओं को देखा था जो कहीं घूमने जाने की बात उठी नहीं कि सिंदूर की डिब्बी, पाउडर का डिब्बा, आईना, कंघी और न जाने क्या क्या लेकर सजने बैठ जाती। साड़ी पहनती तो अपनी किसी सहेली को बुलाकर पूछती, देखो तो ठीक से पहनी की नहीं। अगर सहेली ने उसके मन की बात नहीं कही तो ठहरो कहकर साड़ी को फिर 10 बार खोलती, पहनती। कोई अपने स्वामी से पूछती, क्यों जी, कौन सी साड़ी पहनना ठीक रहेगा? स्वामी यदि कहता यह साड़ी पहनो, इसमें बहुत अच्छी दिखोगी, तो उस साड़ी को पहने वे मुस्कुराती हुई जल्दी जल्दी कमरे में चली जाती और फिर साड़ी पहन स्वामी के सामने आ खड़ी होती और चाहती कि वह एक बार फिर कहे, तुम कितनी सुंदर लग रही हो। सिर्फ यही नहीं, वे चाहती कि और लोग भी कहें, देखो देखो कितनी सुंदर लग रही हैं। मैं तो देख कर अवाक रह जाती कि औरतों को साड़ी पहनने से इतना मोह है, इनके लिए इतना लालच, इतना लोभ। मैं उन्हें देखती कि ओठों पर, चेहरे पर ढेर सारा रंग पोत लिया और चल पड़ी अपने स्वामी या किसी और आदमी के साथ घूमने। यह सब चीजें औरतें न जाने क्यों इतना पसंद करती हैं। मुझे यह सब एकदम ही अच्छा नहीं लगता। मुझे बचपन से ही अधिक सजना धजना अच्छा नहीं लगता था। बचपन में मेरी दीदी मुझे पकड़कर जबरदस्ती मेरी कंघी करती और बाल बांधती। सहेलियों के साथ कहीं जाना होता तो सहेलियां ही कह कह कर मुझे सजाती वजाती। ब्याह के बाद भी इन सब चीजों का शौक मुझे नहीं हुआ। कहीं जाना भी होता तो बस जैसे तैसे कंघी कर मांग में सिंदूर लगा चल पड़ती। इस पर भी पाड़े की औरतें मुझे देख कर जलती। वे अगर अब मुझे देखती तो और भी जलती और उसको बुला आपस में खुसर फुसर करने लग जाती, क्योंकि साड़ी की जगह मैं सलवार सूट जो पहनने लगी थी। यहाँ आकर इस तरह की तुच्छ बातों से मैं बच गई। यहाँ मुझे सबका स्नेह मिलता था। तातुस के लड़के विदेश से लौटते तो मेरे लिए कुछ न कुछ लेकर
आते। मामा मामा माने अर्जुनदा की माँ आती तो वह भी मुझे कुछ न कुछ जरूर देती। मैं सोचती कि इन लोगों का इतना प्यार संभाल भी पाऊंगी या नहीं। अब मुझे आश्चर्य होता जब कोई कहता कि वह इसके या उसके बिना नहीं रह सकता, जबकि पहले मैं भी सोचती थी कि अपने दुर्गापुर के कुछ बंधुओं को छोड़कर मैं नहीं रह सकूंगी। यह सब बस कहने भर की बातें रहती हैं। जो पहले कहा करते थे कि इसके या उसके बिना नहीं रह सकेंगे, वे आज उसके बिना बड़े मजे में हैं। मैं भी कुछ दिन बहुत उदास रही थी जब अपने बंधुओं को छोड़कर आना पड़ा था। प्यारे बच्चों, आज जो काम करवाया है सभी इसको कापी में लिख करके याद करेंगे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।